हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 29 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 30 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, तो हम सबसे पहले आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, बहमनी राज्य में समाज तथा अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर समीक्षा कीजिए। 2015 में आपसे पूछा गया है। उत्तर लिखा है आपने, मोहम्मद तुगलक के समय दक्षिण के अमीरों ने विद्रोह करके दौलताबाद पर अधिकार कर बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। इस साम्राज्य के सामाजिक व आर्थिक जानकारी फरिश्ता व बुरहान ए मासिर के लेखक अली बिन अजीज तबतबा से मिलती है। कृष्णा का दक्षिण भाग अधिक उपजाऊ था तथा दक्षिण भारत के अधिकांश बंदरगाह इसी भाग में स्थित थे। अतः बहमनी साम्राज्य ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। महमूद गवा के समय में बहमनी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अपने चरम पर थी। इसने भूमि की पैमाइश, ग्रामों के सीमा निर्धारण और लगान निर्धारण की जांच कराई तथा इसने जिन नई नीतियां लाकर जिस कारण इसे टोडरमल का पूर्वगामी भी कहते हैं। रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की तथा यहाँ के व्यापार की प्रशंसा भी की। समाज के बारे में भी हमें ऐतिहासिक जानकारी निकितिन के लेखों, तबतबा के ग्रंथों, नूनीस के लेखों से प्राप्त होती है। उस समय बहमनी साम्राज्य भारतीय मुसलमानों अमीरों व विदेशी मुसलमान अमीरों में बटा था, जिसने बाद में अपने अपने वर्चस्व को लेकर संघर्ष भी शुरू हुआ, जो इस साम्राज्य के पतन का भी कारण बना। ठीक है। फिर आपने लिखा, बहमनी सल्तनत ने उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु का काम किया। उन्होंने किस चीज़ का सेतु का काम किया? उन्होंने संत गेसुदराज को भी संरक्षण प्रदान किया। महमूद गवा ने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा भी बनवाया। उपयुक्त बातों से हम बहमनी साम्राज्य के समाज व अर्थव्यवस्था की जानकारी होती है। देखिए, आपने लिखने का प्रयास तो किया है, लेकिन आप अपनी लेखनी को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कर गए। जब देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कि आपको केवल इसमें ये बताना है कि समाज कैसा था और वहाँ की उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, और समाज और इकोनॉमी को बताने के लिए आपको ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना है। क्लियर? और उसी के आधार पे आपको समीक्षा करनी है। तो आपको क्या करना है कि उस समय के जो यात्री थे, चाहे निकितीन की बात हो, चाहे फरिश्ता की बात हो, या फिर आप कई सारे अन्य, चाहे निकोलस कॉन्टी की बात हो, या फिर आप ले सकते हो वास्को डिगामा, इन सब की बातें आप ले सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि समाज का मतलब क्या होता है और समाज के अंदर हमें किन किन बातों का उल्लेख करना है। क्लियर? साथ ही आपको इकोनॉमी की फील्ड में ये देखना है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का हमें जिक्र करना है। जैसे आपने इसमें एक दो पॉइंट ये बताए तो हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महमूद गवा ने किस प्रकार भूमि की पैमाइश कराई या भूमि की नाप कराई, जिसके कारण उसे पूर्वगामी टोडरमल का कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि व्यापार वाणिज्य के माध्यम से वहाँ की इकोनॉमी कैसे फली फूली। आप जब ये बताते हो कि रूसी यात्री निकितिन ने व्यापार वाणिज्य की प्रशंसा की है, तो प्रशंसा के संदर्भ में उसने कौन से तथ्य बताए? जैसे वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो दाभोल बंदरगाह है वो काफ़ी फेमस है और वो बहमनी राज्य के अंतर्गत आता है। वो ये भी बताता है कि दाभोल बंदरगाह में न केवल तुर्की से या अरब से या फिर तुर्कमेनिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान का मतलब तुर्कमेनिस्तान, इन सब जगह से घोड़े या अन्य विलासिता की वस्तुएं आती हैं, बल्कि इस दाभोल बंदरगाह से ही अफ्रीका के कई बंदरगाहों को भी जोड़ा गया था। कहने का मतलब कि यहाँ से कई सारे यात्री अफ्रीका की ओर भी जाते थे या कई सारे व्यापारिक जहाज अफ्रीका की ओर जाते थे। क्लियर? आप इस चीज़ का जिक्र कर सकते हो। साथ ही आप ये भी बताओगे कि कौन सी वस्तुओं का आयात होता था, तभी तो हम देखेंगे ना कि इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बूस्ट थी। वो बताता है निकितिन कि चाइना से हम कस्तूरी और लोम का
लोम उस समय क्या एक पदार्थ होता था, उसका आयात करते थे। साथ ही हमारे यहाँ से काफ़ी सारे मसालों की खेप भेजी जाती थी, किधर, जो अफ्रीकी देश थे या फिर मध्य एशिया के कंट्री थे वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप बताओगे। जब ये सारी चीज़ें आप बताते हो तब क्या होता है, तब इससे स्पष्ट होता है कि अच्छा उस समय की जो इकोनॉमी थी वो कितनी बूस्ट थी। फिर आप यही इसमें ये भी जिक्र करोगे कि उस समय का जो कृष्णा गोदावरी के बीच को लेकर जो टसल होती थी या कृष्णा कावेरी को लेकर जो टसल होती थी, आप इस टसल का जिक्र कर सकते हो कि किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के साथ में संघर्ष रहता था और बाद में इसी संघर्ष का परिणाम हुआ कि बहमनी साम्राज्य कई राज्यों में विभक्त हो गया। क्लियर, या आप कह सकते हो बहमनी राज्य का पतन हो गया। आप जब ये चीज़ें बताते हो तो आपको ये भी बताना है कि उस समय के जो राजा थे, चाहे वो फिरोज शाह हो या फिर महमूद गवा हो, इन लोगों ने किस प्रकार इकोनॉमी को प्रमोट किया। ठीक है, और आप इसी दिशा में देखोगे कि जो महमूद गवा था या फिरोज शाह था, इन लोगों ने अपने शासन में हर वर्ग को शामिल किया, खास तौर पर हिंदुओं को ज़्यादातर शामिल किया। क्लियर, इसीलिए कई बार इसको लोग ये कहते हैं कि अकबर का पूर्वगामी था। आप ये कह सकते हो। आप ये सारी चीज़ें बताओगे, इससे क्या होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय का समाज कैसा था। ठीक है, साथ ही आप देखते हो कि निकितिन क्या कहता है, निकितिन ये भी कहता है कि जो बहमनी शासक होते थे वो सुन्नी थे, लेकिन वो अपने समाज के हिसाब से काफ़ी डाइवर्सिफाई थे। मतलब वो मुसलमानों को, स्थानीय और विदेशी लोगों को, हिंदुओं को, यहाँ तक कि पुर्तगालियों को भी अपने शासन में जगह देते थे। और साथ ही वहाँ पे कई प्रकार की जाति के लोग, कई प्रकार की भाषाओं के लोग भी रहते थे। और एक बात और कि जो उसने बताई निकितिन ने, वो क्या कहता है कि आर्थिक रूप से भले ही यहाँ की जो जनसंख्या थी वो गरीब और रईसों में विभक्त थी, लेकिन जो यहाँ का समाज था वो काफ़ी सहिष्णु था। यहाँ पे चाहे चिश्ती हो, चाहे सोहरावर्दी हो, चाहे फिर सट्टारियों, ये सारे सूफियों के संप्रदाय यहाँ पर निवास करते थे और अपनी बातों का प्रचार प्रसार करते थे। इससे क्या दिखाई पड़ता है, इससे ये दिखाई पड़ता है कि उस समय का जो समाज था बहमनी साम्राज्य का, वो कितना सहिष्णु था। क्लियर, तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। साथ ही वो एक घटना का जिक्र करता है कि एक बार मुसलमानों का उर्स नामक त्यौहार था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो लिंगायत प्रथा, लिंगायत धर्म से संबंधित जो लोग थे उन्होंने शंख फूका था, और जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने संतों को फूल चढ़ाए थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि बहमनी साम्राज्य का जो समाज था वो कितना सहिष्णु था। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि नितिकिन क्या कहता है कि उस समय हिंदू व्यापारियों का ज़्यादा वर्चस्व होता था व्यापार वाणिज्य की फील्ड में, लेकिन आप उसी के पैरेलल देखोगे वो क्या कहता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था, ये विजयनगर के जो व्यापारी थे वो अधिकांशतः मुस्लिम थे। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें जब आप दिखाते हो तुलनात्मक करके कि किस प्रकार इसमें हिंदुओं का ज़्यादा प्रभुत्व था, किस प्रकार बहमनी साम्राज्य ने उत्तर और दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक पुल का काम किया या सांस्कृतिक कल्चर को प्रमोट किया, इससे ये पता चलता है कि अच्छा उस समय का समाज ऐसा था। और आप जब ये चीज़ें बताते हो तो व्यापार वाणिज्य को लेकर तो ऐसे मत बताया करिए, क्योंकि आप जब ऐसे क्वेश्चन लिखते हो ना, व्यापार वाणिज्य उन्नत था और आपने किसी भी प्रकार के तथ्य की जानकारी नहीं दी, आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि व्यापार वाणिज्य उन्नत था तो कौन सा पोर्ट था जिससे हमें पता चलता है कि उस समय का जो व्यापार वाणिज्य था वो काफ़ी उन्नत था। क्लियर, तो आप बताओगे दाभोल था, आप बताओगे गोवा था, आप बताओगे मुस्तफ़ाबाद था, ये सारी बंदरगाहों का आप जिक्र करोगे। और आप ये भी बता दोगे कि किस प्रकार यहाँ के लोग अरब से घोड़े मंगाते थे, खुरासान और तर्किस्तान को कई सारी अपने यहाँ की वस्तुएं बेचते थे, चाहे वो रेशम हो या मिर्च हो, इन सब का व्यापार या वस्त्रों का व्यापार यहाँ से किया जाता था। ये सारी चीज़ें आप बताओगे। क्लियर, आप ये 2-3 पॉइंट इसमें और ऐड करिए कि व्यापार वाणिज्य जब आप बताते हो, और कोशिश ये करिए कि ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी इतनी मत लिखा करिए शुरू में, आप ये बस बता दिया करिए कि 1350 के आसपास या 1347 के आसपास अहमद शाह ने क्या किया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बस आप यहाँ से बता सकते हो कि हाँ अलाउद्दीन जो हसन था
उसने किस प्रकार बहमनी वंश के शासन की स्थापना की। बेसिकली वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित था। आप ऐसी चीज़ें करके अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो, क्योंकि आप जब काफ़ी सारी चीज़ें बता देते हो तो आप क्वेश्चन की मांग से हट जाते हो और आपकी लाइनें वेस्ट हो जाती हैं। क्लियर। आपने फरिश्ता और बुरहान मासिर का उल्लेख कर ही दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बता दीजिए। और मेरा ये मानना है जब आप ऐसे उत्तर लिखा करें ना जिसमें आप इकोनॉमी की बात करते हैं और ख़ासतौर पे साउथ इंडिया की, तो आप इसमें साउथ इंडिया का मैप बना दिया करें। क्लियर, कि हाँ ये साउथ इंडिया का मैप है और यहाँ पे आप बता दिया करें कि अच्छा विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर स्थित था। क्लियर, तो इससे क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा विजयनगर साम्राज्य का ये क्षेत्र था, ये कृष्णा नदी थी, ये मुहाना था। तो एग्जामिनर को फील हो जाता है कि अच्छा आपकी मैपिंग में भी पकड़ काफ़ी अच्छी है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।